नेपाल में हिंसा हुई उसके बाद भारत में कई विपक्षी नेताओं ने कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर अब सत्ता पक्ष की तरफ से नेता जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं। संजय निरुपम मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं और संजय राउत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे हैं। क्या शिकायत में आपने कहा है और कौन कौन से ऐसे ट्वीट्स थे संजय राउत के जो आपको नागवार गुजरा है और आपने शिकायत की है उसकी? देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हूं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को पूरा अधिकार है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करे और सरकार की पॉलिसी बेहतर हो, जन सामान्य के हित में हो, इसके लिए लगातार अपनी बातें रखे। लेकिन उसका एक लोकतांत्रिक तरीका है और वो सब कुछ संविधान के दायरे में रखे होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विरोधी पक्ष में बैठे जो नेता हैं वो लगातार चुनाव हारते हारते इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि कभी जब बांग्लादेश में कोई हिंसा भड़कती है तो उससे प्रेरणा लेते हैं, श्रीलंका में हिंसा भड़कती है तो उससे प्रेरणा लेते हैं। परसों नेपाल में जो हिंसा भड़की है जिसके तहत वहां के संसद को जला दिया गया, सचिवालय को जला दिया गया, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उसके घर में जिंदा जला दिया गया और कई मंत्रियों को पीटा गया, उससे प्रेरणा लेते हुए, उसका सूत्र पकड़ते हुए संजय राउत ने, महाराष्ट्र के उबाठा के नेता और जो एमपी हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उन्होंने लगातार 3-3 ट्वीट किए कि याद रखिए ये किसी भी देश में हो सकता है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसको टैग किया प्रधानमंत्री को, बीजेपी को। और आगे वहां जो वित्त मंत्री की पिटाई हुई है नेपाल में, काठमांडू में, उस पिटाई का, वित्त मंत्री की पिटाई का वीडियो अटैच करते हुए हिंदुस्तान के वित्त मंत्री को टैग किया गया है। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे वित्त मंत्री के ऊपर ऐसा हमला हो, आप चाहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा हमला हो, आप चाहते हैं भारत के संसद को जलाया जाए, आप चाहते हैं कि भारत के केंद्रीय सचिवालय को जलाया जाए। ये जो हिंसा करने की जो एक सुप्त इच्छा है संजय राउत जैसे लोगों में, उनके खिलाफ मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मैंने आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत की है कि अगर कोई संविधान के दायरे में बात करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान के दायरे से बाहर जाके कानून का उल्लंघन करके अगर वह हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काता है और हिंसा भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ट्वीट करने के पीछे मकसद क्या है? हिंसा भड़काना है या लोगों के मन में कुछ ऐसा बताना है कि आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं जो नेपाल में हो रहा है? उद्देश्य तो साफ है। उद्देश्य इस तरह के ट्वीट का स्पष्ट है कि जैसे नेपाल में हिंसा भड़की वैसे ही हिंदुस्तान में भी हिंसा भड़कनी चाहिए, वैसे ही हिंदुस्तान के नौजवानों को भी रास्ते पे उतर करके हमारे देश के जो सरकारी संस्थान हैं उनको जला कर राख कर देना चाहिए, मंत्रियों को पीटना चाहिए किसी यूट्यूब के ऊपर इस प्रकार, ताकि कौन कौन से नेता को आप मारना चाहेंगे। ये जो शर्मनाक किस्म की जो बातें कर रहे हैं, और कौन लोग कर रहे हैं? जिनके हाथ में संविधान है, जो अपनी हर सभा में संविधान की एक लाल किताब लेके खड़े होते हैं और कहते हैं हम संविधान का संरक्षण करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा के लिए हमको वोट दीजिए। और जो संविधान की रक्षा की बात करना चाहते हैं वही संविधान के खिलाफ जाकर के हमारे देश के नौजवानों को हिंसा भड़काने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। यह एक प्रकार का पाप है, अपराध है और इसको तत्काल पूरे देश की सरकार को लग के रोकना चाहिए। जिस तरीके से भारत में सरकार चल रही है, आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बन पाएगी? क्योंकि विपक्ष जिस तरीके की बातें उठाता रहा, खास करके महंगाई की बात कर रहा था, अब जीएसटी के रेट्स जो हैं वो स्लैश के गए, आपको लगता है इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पे? नहीं लगता। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे नहीं लगता, इसलिए कि 11 साल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, 3 चुनाव जीत चुके हैं और तीसरा चुनाव जीतने के बाद अब हाल ही में जब उनके ऊपर सर्वे हुआ पूरे देश में, तो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है 60-70% के आसपास। दूर दूर तक कोई नेता नहीं है विपक्ष का, जो है वो 20-22% के आसपास है। तो एक व्यक्ति अगर लगातार 3 चुनाव जीत रहा है और उसकी अप्रूवल रेटिंग लगातार अगर बढ़ती चली जा रही, इसका मतलब वो जन सामान्य की चिंता कर रहा है। बेरोजगारी एक प्रश्न है, वो सिर्फ हिंदुस्तान का प्रश्न है, पूरी दुनिया का प्रश्न है। लेकिन बेरोजगारी पर नियंत्रण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम लागू किए जाते हैं जिसका लाभ हमारे नौजवानों को मिल रहा है। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, हिंदुस्तान में भी बढ़ी है। तो ऐसे इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जीएसटी की जो दरें हैं उसको कम किया जाए। पहले 5 दरें थी, अब उसको 2 कर दिया गया। 400 के आसपास ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिसमें फैशन की चीज हो या मेकअप की चीज हो या खाने की चीज हो या पीने की चीज हो, तमाम वस्तुओं के जो जीएसटी की जो दर है उसको घटा दिया गया। 28% वाले को 18% किया, 18% वाले को 5% किया गया। इससे सीधा असर पड़ेगा उपभोक्ता पर, इससे निश्चित तौर पर महंगाई नियंत्रण में आएगा। तो एक सरकार लगातार हिंदुस्तान के लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए, किसी प्रकार का कष्ट न हो इस प्रकार की चिंता करने के लिए अगर काम कर रही है, तो इस देश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये और भी एक्सपोज होंगे, ये और भी बदनाम होंगे और हिंदुस्तान के लोगों के आंखों के सामने और भी गिर जाएंगे।
आखिरी सवाल ये कि सिर्फ संजय राउत नहीं, विपक्ष के दूसरे नेता भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस तरीके का आपत्तिजनक ट्वीट किया है कि बिहार के सीमा पर क्या हो रहा है, देखिए। निश्चित तौर पर सिर्फ संजय राउत नहीं, मैंने जैसा कि कहा कि विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल हैं। खासकर नेपाल की हिंसा के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे ट्वीट किए, ऐसे ऐसे बयान दिए, उसका स्पष्ट सार ये है कि वो भी हिंसा भड़काना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के जो बयान था या ट्वीट था कि याद रखिए नेपाल की सीमाओं से बिहार जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब बिहार के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं। मैं बिहार के नौजवानों को याद दिलाना चाहूँगा कि अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, अपने माताजी पिताजी से पूछ लेना कि जब लालू यादव का राज था बिहार में तो कैसा राज था। वह अक्षरशः शब्दशः गुंडा राज था। लालू यादव के राज में हमारी बहू बेटियां रात होते ही घर से बाहर नहीं निकल पाती। अपहरण नाम का एक नया उद्योग बन गया था जिसमें लोगों का अपहरण करना, बड़े बड़े लोगों का अपहरण करना, उनसे परिवार से फिरौती वसूलना। जब लालू यादव की बेटियों की शादी होती थी तो पटना के शोरूम से सीधे गाड़ियां लेकर चले जाते थे सर, कोई कुछ नहीं कर पाता था। ऐसा गुंडा राज फिर से चाहिए? तो तेजस्वी यादव जैसे जो लोग हैं वो एक्चुअली अपने काम काज से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए। जनसंपर्क टूट गया है, वो एक जाति समाज के बीच जाकर के सिमट गए। वो अपने चुनाव क्षेत्र में भी नहीं जाते। कल मैंने उनके भाई को देखा एक वीडियो में, उनका जो भाई जिसको निकाल दिया गया है परिवार से और पार्टी से, वह तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा और वहां जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और वहां पर उसने राहत सामग्री बांटी और बोला कि तुम्हारा विधायक आया था क्या यहाँ पे। तो जो विधायक, जो व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र का ख्याल नहीं रखता, वो बिहार का क्या ख्याल रखेगा, यह मैं बिहार के नौजवानों से अपील करते हुए पूछना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय निरुपम ने शिकायत दी है, मुंबई पुलिस से शिकायत दी है, मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि जिस तरीके के ट्वीट्स संजय राउत ने किए हैं वो आपत्तिजनक हैं, वो हिंसा भड़काने वाले हैं, देश के खिलाफ हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुंबई पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली है। पुलिस का कहना है कि वो शिकायत को देख रही है और किसी निष्कर्ष पर जल्द ही पहुंचेगी। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।